नमस्कार, मनी 9 की इस खास पेशकश स्टॉक्स हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर, आप देख रहे हैं मनी 9। ये हमारी आपके साथ कमिटमेंट है, हमारे प्राइम मेंबर्स के साथ कमिटमेंट है। अगर आप हमारे प्राइम मेंबर हैं, आपने हमारी प्राइम मेंबरशिप ले रखी है, तो आपके सवालों के जवाब, आपकी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं, उलझने हैं, उनको दूर करने के लिए वीकेंड पर हम स्पेशली आपके लिए कार्यक्रम रखते हैं। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी। बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत धन्यवाद। आज छुट्टी के दिन भी आप ऑफिस आकर केवल हमारे दर्शकों की क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए पहुंचे हैं। आज तो आपके क्लाइंट्स भी नहीं है साथ में, तो वो वाली शिकायत भी नहीं होगी कि क्लाइंट्स को पहले बता देते हैं, क्लाइंट्स को बता देते हैं, हमें नहीं बताते हैं। तो आज तो केवल हमारे दर्शकों के लिए पहुंचे आप, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। शिकायत तो आदमी भगवान किसी की दूर नहीं कर पाया, तो मैं क्या कर पाऊंगा। लेकिन तो फिर मंदिर भी जाके एक शिकायत हम लोग भी कराते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सर, छुट्टी वाले दिन आप होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उसका धन्यवाद तो बनता है। आपकी मोहब्बत ही इतनी है कि खींच लाती है। ये हमारे दर्शक अगर सुन पा रहे हो तो इन्हीं की मोहब्बत तो है, इन्हीं के लिए तो बैठे हैं हम भी यहाँ पर, और इन्हीं की प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज ये पूरा बीड़ा हमने ये उठाया है। तो इसको बाखूबी करने की कोशिश करेंगे, आपकी जो क्वेरीज है उनको एड्रेस करने की कोशिश भी करेंगे। जल्दी से देखते हैं कि बाजार की क्या स्थिति है, बाजार में किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, शुक्रवार की क्लोजिंग कैसी हुई और अगले हफ्ते के लिए किस तरह के संकेत हमारे सामने बनते हुए दिख रहे हैं। शुक्रवार की जहां तक बात है तो 6 दिन से एक तरफा रैली हम देख रहे थे कि मार्केट में बन रही थी। उस 6 दिन की एक तरफा रैली के ऊपर शुक्रवार के दिन हमने ब्रेक लगता हुआ दिखा, और ब्रेक भी छोटा मोटा नहीं लगा, अच्छा खासा ब्रेक लगता हुआ दिखा। 24,900 के नीचे जाकर निफ्टी में हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। लेकिन इस गिरावट के बावजूद कोई सिल्वर लाइनिंग या फिर पॉजिटिव अगर आपको नजर आएगा तो वो ये है कि वीकली गेन्स के साथ हम बंद हुए। 1% के आसपास का गेन था, और 2 हफ्ते से लगातार हम देख रहे हैं कि मार्केट में वीकली गेन्स देखने को मिल रहे हैं। तो निफ्टी गिर गया 214 पॉइंट, सेंसेक्स में 694 अंकों की गिरावट थी, बैंक निफ्टी में भी 600 अंकों से ज्यादा का फॉल था। लेकिन फिर भी 4 दिन में इतने गेन्स थे कि 5वें दिन की गिरावट और बड़ी गिरावट के बावजूद हम वीकली गेन्स लेकर ही बंद होते हुए दिखे। शुक्रवार को प्रेशर इतना था गिरावट का कि निफ्टी के 50 में से 42 शेयर लाल निशान में जाकर बंद हुए। ग्रासिम और एशियन पेंट्स ये टॉप लूजर्स थे। मेटल, बैंकिंग, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, रियल्टी, तेल गैस, आईटी, ये कुछ ऐसे इंडेक्स है जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखा। कोई रिस्पाइट अगर कहीं थी तो वो मीडिया में थी। जी एंटरटेनमेंट ऊपर था, उस वजह से इंडेक्स 1% ऊपर बंद हो गया। फार्मा, डिफेंस और कैपिटल मार्केट, ये इंडेक्स हमने देखा कुछ हल्की मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। अब डिफेंस शेयरों की जहां तक बात है तो वहां पर तेजी इसलिए आ रही क्योंकि रशिया यूक्रेन जंग में एक रिन्यू एक्टिविटी बनती हुई दिख रही है। तो सीज फायर की बातचीत चल रही है ना, उसको लेकर दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि जो हमले हैं वो काफी तेज होते हुए दिखे, तो इससे डिफेंस शेयरों को काफी हद तक मदद मिलती हुई दिखी। ओवरऑल देखें तो एडवांस डिक्लाइन तो नेगेटिव ही था, 1178 शेयर चढ़े, 1760 शेयरों में हमने गिरावट देखी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही 127% के आसपास ही गिरावट के साथ बंद हुए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो वोडाफोन आइडिया एक्टिव था, 8% की मजबूती थी, केवल इस बिना पर कि एजीआर को लेकर कुछ सरकार से राहत मिल सकती है, कुछ बकाया जो है उसे माफ किया जा सकता है, छूट दी जा सकती है, समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, काफी सारी चीजें हैं जिसको लेकर बातचीत चल रही थी। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक एक्टिव था। इंडिया सीमेंट्स के ओएफएस का दूसरा दिन था। दूसरे दिन हमने मुनाफा वसूली देखी क्योंकि इससे एक दिन पहले हमने देखा था 6% के आसपास का अपमूव था, कल आ गई 3.25% के आसपास की गिरावट। कल अपोलो हॉस्पिटल में ब्लॉक डील हुई, शुरुआती कुछ मिनटों में तो हमने देखा स्टॉक गिर गया था, लेकिन बाद में लो लेवल से रिकवरी हुई, बावजूद इसके कि बाजार पर प्रेशर था। ये स्टॉक हल्के हरे निशान में जाकर बंद हुआ। और नजारा टेक, यहाँ पर तो प्रेशर तब से ही जारी है जब से ऑनलाइन गेमिंग बिल पारित होने की तो छोड़ दीजिए, इंट्रोड्यूस होने की बात हुई है, तब से ही स्टॉक गिर भी रहा है। इन्होंने पोकरबाजी के जो रियल मनी गेमिंग है उसको सस्पेंड कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट हमने देखा स्टॉक पर 4% की गिरावट के रूप में बनता हुआ दिखा। तो सर, फ्राइडे की जो गिरावट थी, कोई चिंता करने वाली बात है उससे? कोई ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं है, केवल एक मुनाफा वसूली थी नॉर्मल कोर्स, जैसे 6 दिन से एक तरफा तेजी हो रही थी उसके बाद। नहीं सर, फ्राइडे की सेलिंग अनएक्सपेक्टेड थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी सेलिंग आएगी। पूरे दिन में कहीं बाई सिग्नल बना नहीं, तो हमने कुछ किया भी नहीं, खाली बैठे रहे। मेजर सपोर्ट तो प्रोटेक्ट होके क्लोज किया है वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, दोनों पे, निफ्टी पे। तो 24,800 प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि 24,800 प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो ये जो नीचे से लगभग 800-900 पॉइंट की रैली आई है, ये खतरे में आ जाएगी। वहीं पे मंडे का जो गैप है, मंडे का गैप प्रोबेबली फिल करने आ रहा है। फ्राइडे की सेलिंग को मैं ऐसे ही देख रहा हूँ कि शायद मंडे का गैप फिल करने आ रहा है। तो जैसे ही ये मंडे का गैप फिल होगा 24,800 के आसपास, यहाँ से अगर रिकवरी नहीं आई तब तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी और हम स्विंग लो 24,300 रीटेस्ट करने के लिए नीचे जाएंगे।
एक चीज याद रखिए, एफआईआई पोजीशन एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक बन रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरसोल्ड डेटा देख के आप आउटराइट कहीं भी कुछ भी बाय कर लें। बुलिश एविडेंस की जरूरत होती है, और जैसे ही कोई बुलिश एविडेंस बनेगा हम तुरंत बाई में कूद जाएंगे, बट बिना बुलिश एविडेंस के हम साइड लाइन पे बैठना ज्यादा पसंद करेंगे। इस एक्सट्रीम ओवरसोल्ड डेटा पे मैं शॉर्ट पोजीशंस को क्लियरली इग्नोर करते चलूंगा। जैसे कल 2 बार वीवैप रिजेक्ट हुआ इंटरडे सेशन में, दोनों बार सेल बन सकता था, हमने दोनों बार अवॉइड किया। चलिए, तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। शुक्रवार को भी आप देखें एफआईआईज डीआईज दोनों की ओर से बिकवाली होती हुई दिखी है, और उसके साथ साथ आप एफआईआईज की जो शॉर्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं, हल्की सी लॉन्ग पोजीशन ऐड हुई। अगर आप लॉन्ग शॉर्ट रेशो की बात करेंगे एफआईआईज की, तो 10.7% लॉन्ग है अभी, और 89.3% आपको शॉर्ट नजर आएंगे। धीरे धीरे शॉर्ट्स कम हो रहे हैं, बहुत धीमी पेस पर, और धीरे धीरे ही सही लॉन्ग्स भी उनकी ओर से ऐड हो रहे हैं। तो ओवरसोल्ड अभी भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खरीद लीजिए। लेकिन सर एक सिग्नल जो कि पॉजिटिव आ रहा है, तेजी का आ रहा है ना, वो है जैक्सन होल में जो जेरम पॉवेल साहब का बयान आया था, वो बहुत पॉजिटिव आया। थर्सडे को देखें तो यूएस के मार्केट्स कमजोरी के साथ बंद हुए थे, इन एंटिसिपेशन, इस डर में कि हॉकिश होगी उनकी कमेंट्री, लेकिन कमेंट्री उनकी डविश थी। तो उन्होंने संकेत दिए हैं कि सितंबर से दरों में कटौती हो सकती है, पॉलिसी एडजस्टमेंट की एक गुंजाइश बन रही है, जिस तरह का मूड माहौल है। हालांकि महंगाई ज्यादा है, महंगाई अभी भी ऊपरी स्तरों पर है, तो वार्निंग उन्होंने जारी की है अधिक अधिक महंगाई को लेकर, लेकिन हाँ कुछ ट्वीक्स किए जा सकते हैं, पॉलिसी एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो इससे डाउ में हमने देखा 800 पॉइंट के गेंस थे, रिकॉर्ड हाई लग गया डाउ में नया। तो इससे कुछ पॉजिटिविटी बन जाएगी सर मंडे को? देखिए सर, अगर डाउ जोन्स की बात करेंगे तो डाउ जोन्स फ्यूचर में ऑलमोस्ट अगर पकड़ेंगे 128 दिन के कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है कल। 244% वॉल्यूम राइज के साथ 82.3 के का वॉल्यूम होता है, 118 के का वॉल्यूम हुआ है, तो 1.44 टाइम्स रिलेटिव वॉल्यूम रहा है, और ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ से जब तक डाउ जोन्स होल्ड करता है 44,400 44,000 डॉट लेवल्स, मान के चलिए कि ये 48,000 तक ऊपर में आ सकता है। ओवरऑल जो पैटर्न है 5-3-8 8,000 पॉइंट का है, तो 4500 से 8,000 पॉइंट जोड़ेंगे तो 53,000 का टारगेट निकलता है। तो उस हिसाब से 46-47,000 का पहला टारगेट पकड़ के चलिए, फिर धीरे धीरे उसको रिवाइज करते जाएंगे। चलिए ठीक है सर, ये होगी बाजार की बात। तो यूएस से जेरम पावल साहब से तो अच्छे संकेत आ रहे हैं, वैसे ही शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जो खबर आई है अगर उससे कुछ शॉर्ट कवरिंग का माहौल बन गया तो फिर मंडे और अगला हफ्ता काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन ध्यान ये भी रहे कि 27 तारीख की डेडलाइन भी है हमारे सामने, ट्रम्प साहब के 50% के टैरिफ की। चलिए, बाजार की बात हो गई, 10 मिनट मेरे थे, 50 मिनट अब हमारे जितने भी जो दर्शक हैं, हमारे प्राइम मेंबर्स हैं, उनको सबूत हैं। सबसे पहला सवाल ले रहा हूँ सर, शीर्षक रस्तोगी जी का। शीर्षक रस्तोगी जी कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून संदीप जी, अंशुल जी, need view on Quadrant Future Tech and Mamta Machinery for 6 months. Does the chart of both indicates any reversals? Please advise. क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक और मतलब दोनों डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है सर। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, नई लिस्टिंग है, नियर अबाउट लोज के आसपास है, बाउंस बैक में 450 460 जा सकता है। मेरा कोई खास इंटरेस्ट है नहीं इस काउंटर में, क्योंकि ट्रेड कुछ बन नहीं रहा है। ममता इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट 552-95 का टारगेट था, ऑलमोस्ट अचीव हुआ था, 541 का हाई बना है, वहां से 458 का सपोर्ट टूट चुका है, और अर्निंग्स गैप की वजह से टूटा है। तो किसी भी वजह से अगर पुल बैक मिलता है 458 तक, तो वहां पे रेजिस्टेंस बड़ा आएगा, वहां पे देखेंगे। अगर रेजिस्टेंस सेलिंग दिखती है, रिज्यूम होती है, तो फिर वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। फिलहाल तो क्लियर वीकनेस है टारगेट ऑलमोस्ट अचीव करने के बाद। क्लियर वीकनेस है दोनों चार्ट्स में ही, जहाँ तक शीर्षक जी आपके दोनों सवालों की बात है। रैंडल स्टीफन जी कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, प्लीज गिव योर व्यू ऑन ज्योति स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म, दोनों व्यूज पूछे हैं सर, छोटी अवधि का भी, लंबी अवधि का भी। और सर आपकी भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया इनके सवाल में। देखिए, कह रहे हैं इज देयर एनी बाइंग क्लाइमैक्स हैपेंड इन द पास्ट? बाइंग क्लाइमेक्स बहुत पहले हो चुका है सर, और 25 रुपए में वो कंफर्म भी हो चुका है। उसका टारगेट पहला 14 रुपए था, वो भी 7 अप्रैल 2025 को हो चुका है। उसके बाद से साइडवेज है काउंटर, रेंज बनी हुई है, ऊपर में 2180 और नीचे में 15। तो ये रेंज बहुत जल्दी क्रॉस होती हुई नहीं दिख रही, इसी रेंज के अंदर लंबे समय तक ट्रेड करेगा स्टॉक। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो सत्यनारायण गुप्ता जी का सवाल ले लेते हैं, कुछ कह रहे हैं सर आप? नहीं नहीं,
तो सत्यनारायण गुप्ता जी कह रहे हैं सर, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड संदीप सर। देखिए सर क्या एडजेक्टिव लगाया आगे इन्होंने, और आपको कह रहे हैं बेस्ट एनालिस्ट इन इंडिया अंशुल सर। धन्यवाद सर। आपसे पूछ रहे हैं सर एल टी फूड्स को लेकर, कह रहे हैं कि मेरे पास 496 की पोजीशन है, रेमंड्स इनके पास रखा है 715 का, और तिलक नगर इंडस्ट्रीज भी है इनके पास 517 रुपए का। प्लीज सर होल्ड योर सेल फॉर शॉर्ट टर्म। इनका व्यू पूछ रहे हैं सर, व्यू छोटी अवधि का ही चाहिए लेकिन रखें या बेच दें। तिलक नगर इंडस्ट्री 41 के नीचे क्लोज करता है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट होगी। जो रैली 340 से 540 530 तक आई थी, वहां पे ऑलमोस्ट डबल टॉप बन रहा है। तो आखिरी ब्रेकआउट जनरली 90% आखिरी ब्रेकआउट फेल होता है तभी स्टॉक में टॉप बनता है। तो ये 480 475 के नीचे निकलेगा, इसमें ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, उसके बाद से आपको डाउन साइड देखने के लिए मिलेगी। तो 480 475 ये लास्ट स्टॉप लॉस है। रेमंड्स में 681 का लेवल रीटेस्ट करने के बाद वापस डाउन मूव आ रही है, नीचे 575 तक आ सकता है। तो एक बार तो नीचे डाउन साइड दिख रही है। एलटी फूड में भी ब्रेकआउट रीटेस्ट 2 बार हो चुका है, तीसरी बार करने आया है 433 पे। अगर ये नहीं प्रोटेक्ट होता है 430 ऑड लेवल्स, एक दो दिन अगर नहीं प्रोटेक्ट होता, ब्रेक करता है, तो फिर एक बार लॉन्ग लिक्विडेशन में 388 रुपए तक भी आ सकता है। ठीक है, ये होगी इन तीनों स्टॉक्स को लेकर राय। समीरा पांडा जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग संदीप भाई एंड अंशुल सर। आपको भी सर सुप्रभात। इन्होंने अपना सवाल तो नहीं भेजा, आई होप आगे इन्होंने सवाल पोस्ट किया होगा। ध्रुव जी कह रहे हैं कि सर क्रोनॉक्स लैब साइंसेस KRONOX सर, अगर आप इसको ट्रैक करते हो, करंट मार्केट प्राइस 171, व्यू फॉर 3 months आई हैव बॉट एट 200 पे लिया हुआ है सर क्रोनॉक्स लैब साइंसेस। ये कह रहे हैं कि मेरा 171 पर आ गया, अब क्या करूं? मैंने तो नहीं सुना है सर इसके बारे में, अगर आपने देखा हो स्टॉक को पहले। बहुत ज्यादा डेटा भी अवेलेबल नहीं है। जून 2024 में लिस्टिंग हुई है, लास्ट 26 दिन में 26% गिरा है, 50% रिट्रेसमेंट 181 पे। यहाँ तक स्टॉक ऊपर आ सकता है, 181 निकला, थोड़ी बहुत और तेजी 188 तक रहेगी, बस इससे ज्यादा मेरे को नहीं दिख रहा कुछ। अच्छा ठीक है, डेटा कम है इसलिए आपकी ध्रुव जी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। तो आई डोंट नो, अगर आप बता सकें कि आपने किसके कहने पर या रिसर्च करके लिया है तो किस बिना पर लिया, अगर आप थोड़ा इसको बताएं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको हम एड्रेस कर पाएंगे। इस बीच सुमीर जी एक और हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं नमस्कार, आई हैड सम ओल्ड शेयर्स, स्टैनले 30 शेयर्स 369 पर। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट शेयर की है सर इन्होंने। SCI इनके पास 50 है 260 के रेट पर, नॉर्दर्न आर्क है 57 263 के रेट पर, JNK इंडिया 16 शेयर है 415 रुपये का प्राइस है, जरा स्मॉल फाइनेंस बैंक 52 शेयर है 414 पर, हुनासा कंज्यूमर 36 शेयर हैं 324 के दाम पर, और BGI एनर्जी 14 शेयर है 480 पर। और लिस्ट यहीं पे खत्म नहीं हो रही, कोल्टे पाटिल भी है 14 शेयर इनके पास 145 पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयर हैं सर अपना पूरा पोर्टफोलियो शेयर कर दिया सर। इनमें से कोई 2-4 शेयर अगर आप एड्रेस कर दें सर। कोल्टे पाटिल तो वीक लग रहा है, 464 का ब्रेकआउट फेल हुआ है कपनैडल का। लॉन्ग लिक्विडेशन में अगर स्टॉक धीरे धीरे करके 360 आता है तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। तो कोल्टे पाटिल तो नहीं ठीक लग रहा है। इसके पहले कोल्टे के पहले BGR एनर्जी कंटिन्यूस अपर सर्किट में जा रहा है, रिजल्ट तो खराब है, पता नहीं क्यों ये अपर सर्किट में जा रहा है। कंटिन्यूस लॉस मेकिंग कंपनी है पिछले 5 क्वार्टर से, तो मे भी कुछ ऐसा है मार्केट को पता जो शायद हमें नहीं पता। दैट बीइंग सेड, सर्किट गोज अप सर्किट गोज डाउन वाला काउंटर है, लोअर सर्किट का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, जिस भी दिन लगा तो एटलीस्ट आपको निकलने का मौका मिल जाएगा। नासा कंज्यूमर 260 के आसपास हमने डिस्कस किया था कि लो प्रोटेक्ट हो रहा है बॉक्स का, तो बॉक्स हाई 330 तक आ सकता है, धीरे धीरे करके 300 तक आ गया है, आगे 330 भी आ ही जाएगा। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी बहुत डेटा नहीं है, फिलहाल एक रेंज में है 532 और नीचे 445, इससे बाहर ही निकल नहीं रहा। नॉर्दर्न आर्क में भी कोई खास नया लिस्टिंग है, IPO बेस जब तक नहीं बनता तब तक कुछ बनने का इसमें सवाल नहीं है। SCI में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, डाउन मूव भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद चॉपीनेस है। मैं इस स्टॉक पे कोई व्यू नहीं लूंगा, 238 और 198 की रेंज है, इससे ज्यादा इसमें व्यू लेने का कोई मतलब नहीं है। और स्टैनले मेरे पास जितना डेटा है उस हिसाब से डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है, मेजर सपोर्ट 294 है, टूटता है तो फ्री फॉल आ जाएगा।
ओके, तो आपने सारे ही शेयरों को एड्रेस कर दिया सर। तो आप देखिए सुमीर जी, आपने पूरा पोर्टफोलियो दिया था, पूरे पोर्टफोलियो को ही आपके लिए एनालाइज कर दिया गया है। इस स्टॉक्स हेल्पलाइन की या आज के दिन की अहमियत यही है कि आज हमारे पास समय है, सामने लाइव मार्केट नहीं चल रहा है, अंशुल जी के सामने भी अपने क्लाइंट्स को कुछ नहीं शेयर करना है, तो देखिए उन्होंने 8 के 8 शेयर आपके लिए रिव्यू करके आपको बता दिए हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका, मैं इनके बिहाफ पे कह रहा हूँ, सुमीर जी के बिहाफ पे। तो समीरा पांडा जी, इन्होंने अभी गुड मॉर्निंग कहा था, इनका सवाल भी आ गया। कह रहे हैं कि मेरे पास 350 शेयर हैं सर टाटा मोटर्स पर, एवरेज प्राइस है इनका 702 रुपए का। डू आई नीड टू स्विच और कैन कंटिन्यू? व्यू 3 मंथ से ज्यादा का ही है, बट कैन कंटिन्यू मोर एज वेल। अगर जरूरत पड़े तो कह रहे हैं कि ज्यादा भी रख सकता हूँ। ऑल्सो आई हैव 2 लाख, योर सजेशन प्लीज टू इन्वेस्ट इफ एनी। तो 2 लाख रुपए और हैं सर इनके पास लगाने के लिए, वो कहाँ पे लगाएं वो भी बताइए। इन्वेस्टर हैं तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में लगाते हैं, ट्रेडर हैं तो जब नई कोई ट्रेडिंग कॉल बनेगी तब बता देंगे। टाटा मोटर अगले 2-3 महीने में 735 तक आ सकता है, 735 निकलता है तो 810 भी मिल जाएगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि थर्ड क्वार्टर से रिजल्ट सुधरेगा तो मार्केट फिर उससे तर व्यू तो लेगा नहीं, तो अभी 1-1.5 महीना 2 महीना तो शायद ये शांति में काटेगा। थर्ड क्वार्टर रिजल्ट आने के आसपास से चीजें ठीक होंगी। अब जीएसटी का अगर इफेक्ट सेकंड क्वार्टर रिजल्ट में थोड़ा बहुत भी दिखा तो मार्केट उसको एक्स्ट्रापोलेट अपने आप कर लेगा। ओके ठीक है, तो एक ही शेयर है सर, पूरा 2 लाख रुपए एक ही शेयर में लगा दें? ओवर डाइवर्सिफिकेशन के बाद एक देता है एक लेता है, आप वहीं खड़े रह जाते हैं, तो जो सबसे मजबूत है उसको लेके छोड़ दीजिए। और थोड़ा पैसा रखें भी, मतलब थोड़ा कैश बचा के रखें अगर? कैश रखना है तो एफडी कर दीजिए, कम से कम कुछ तो पैसा मिलेगा ही। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगला हफ्ता थोड़ा वॉलेटाइल भी हो सकता है। 27 तारीख की डेडलाइन भी हमारे सामने है, तो इफ एट ऑल अगर कोई फॉल आता है या कोई बड़ा करेक्शन आ जाता है, कोई ऐसी खबर आ जाती है, तो थोड़ा बहुत कैश रखना चाहिए या फुल्ली डिप्लॉयड रहें? ट्रेडर एंड इन्वेस्टर के लिए तो हर डिप पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कहीं ना कहीं से वो पैसा ले ही आएगा। एक बार रखना है तो कैश रख सकते हैं। इसका वन साइज फिट ऑल वाला जवाब नहीं हो सकता, इसलिए मैं जवाब देने से बच रहा हूँ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट वेल टेकन। तो आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल ले लेते हैं। विद्युत मंडल जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर बोथ ऑफ यू। आपको भी गुड मॉर्निंग सर। रैंडल स्टीफन जी का सवाल तो हम ले चुके हैं। हाँ, ब्रजमोहन सैनी जी कह रहे हैं नमस्ते सर, आई हैव टेकन मेंबरशिप ओनली फॉर अंशुल जैन सर। सर आपके लिए ही जुड़े हैं सर, देखिए तो फिर आज का दिन तो इनके लिए बहुत खास है। तो स्टॉक हेल्पलाइन में आज आप आ गए हैं हमारे सामने, इनकी भी रिक्वायरमेंट यही है कि आपसे ही सवाल पूछना है। इनका सवाल है सर कि कह रहे हैं मेरे पास पीपीएल 197 रुपये पर है और एल&टी फाइनेंस 206 पर, दोनों में और ऐड करना है मुझे, यानी कि इनके पास गुंजाइश है सर, कैपिटल है, व्यू इनका लॉन्ग टर्म का है, और ऐड कर लें दोनों में? मंथली वीकली जो भी आपको सही लगे एसआईपी करके छोड़ दीजिए, फिर भाव क्या देखना, हर महीने थोड़ा थोड़ा माल लेते जाइए, अपनी रफ्तार से वो चलता रहेगा, आपका पैसा बनता रहेगा। तो दोनों शेयर ऐसे हैं जिनमें एसआईपी के हिसाब से पैसा लगाया जा सकता है? बिल्कुल सर, दोनों शेयर में मंथली वीकली जो भी समझ में आए, जो भी आपके बजट को अलाउ करे, वो एसआईपी करके छोड़ देनी चाहिए। कोई और भी ऐसा शेयर है सर इन दोनों के अलावा जो आपके रडार पर है? जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी है, अदानी ग्रुप पूरा है, अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, तो बाई सेल की सलाह नहीं है, तो अदानी पूरे ग्रुप में लगा के छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 4 स्टॉक्स है या फिर अदानी ग्रुप, और उसके अलावा 3 स्टॉक्स आपके सामने आ गए, जिसमें पीपीएल फार्मा है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है, और उसके साथ साथ एल&टी फाइनेंस। 3 नाम है जिसमें आप वीकली मंथली बेसिस पर, जैसे आपका बजट अलाउ करता है, जैसे आपको सुविधा लगे, आप एसआईपी मोड में पैसा लगा दीजिए, यानी कि धीरे धीरे पैसा लगता जाएगा, ये भी अपनी चाल चलते जाएंगे और आपका पैसा बनता रहेगा। तो आपने 2 पे पूछा था ब्रजमोहन सैनी जी, आपको 4 यहाँ पे जवाब मिल गए हैं। 4 स्टॉक्स में आप चाहें तो लंबी अवधि के लिए पैसा लगा सकते हैं। स्वप्निल जंगम जी कह रहे हैं कि संदीप सर, शॉर्ट टर्म व्यू ऑन केपीआईएल 1233 के 100 शेयर और तिलकनगर इंडस्ट्रीज 512 के 100 शेयर। तो तिलकनगर इंडस्ट्रीज, तो स्वप्निल जी अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए तो आपने व्यू सुन ही लिया होगा, अभी हमने डिस्कस किया। सर एक बार केपीआईएल इस पे व्यू दे दीजिए। कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स आई थिंक इसका नाम है। इसका मेजर रेजिस्टेंस जोन 1340 से लेके 1440 है, उस जोन को अप्रोच कर रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अप्रोच कर रहा है, बट डेली मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है। तो एक बार 1350 के आसपास दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, वहां पे अगर अटका तो बुक करेंगे, नहीं अटका स्लाइस थ्रू करते हुए निकल गया तो फिर 1450 का लेवल भी तोड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। तो तिलक नगर पे तो सर कोई ऐसी चेंज नहीं है ना, व्यू इनका 512 पे लिया है, बस अंतर है प्राइस का। सेम व्यू है सर। और एक नेट वेब आपको याद होगा, लास्ट वीक हमने
काफी डिस्कस किया था कि स्टॉक में बड़ी तेजी आ रही है, 2084 प्रोटेक्ट हो रहा है। कल लगभग 14% 13% ऊपर जाके क्लोज किया है। 2379 अपना टारगेट था, 2362 का हाई बना है। मैं उम्मीद करता हूँ एक ही दिन में 13% चला है तो लोग बुक कर लिए होंगे। फेयर इनफ। तो वो 2379 का आपका टारगेट था, 2362 पर 62 पर आ ही गया। तो जिन्होंने बुक कर लिया होगा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भी किया सर कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात तो बहुत ज्यादा है सर, क्योंकि अगर आपको 2 साल की एफडी का पैसा एक दिन में मिल रहा है और आप बुक नहीं कर रहे हैं, तब तो ट्रेडर के तौर पे आपको घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी साइकोलॉजी पे काम करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि जल्दबाजी ना हो जाए, जल्दबाजी में निकल गए तो 2 5 10% और एक्स्ट्रा मिल सकता था। इसलिए थर्सडे को जब आप हमारे साथ जुड़े थे ना सुबह वाले कार्यक्रम में, सर आपने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे गुर सिखाए थे ट्रेडिंग के। मैं चाहूँगा सर आप अगर थोड़ा थोड़ा वो वाले गुर आज भी अगर बताएं। अब आप कहेंगे कि बार बार रिपीट करने का क्या मतलब है। जब हम बचपन में पढ़ते थे ना सर स्कूल में, एक ही कक्षा में एक ही चैप्टर को कई बार पढ़ते थे, उसका एग्जाम पहले फर्स्ट टर्म में, फिर सेकेंड टर्म में, फिर फाइनल एग्जाम होता था, फिर जाकर एक कक्षा पास होती थी। और उसमें भी अगर फेल हो जाए तो एक तो क्लास में ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि कोई फाइनेंशियल लॉस तो नहीं दिखता था क्योंकि पापा जी का पैसा जाता था, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब इसमें तो फेल हो गए अगर तो सर फाइनेंशियल लॉस भी होगा साथ में। तो उस लिहाज से अगर थोड़ा बार बार थोड़ा सा रिवीजन कराते रहें, थोड़ी क्लासेस लेते रहें, तो जो वीक बच्चे भी होते हैं उनके लिए भी मदद हो जाती है। जो वीक में इन द सेंस कि ऐसा नहीं, जो भूल जाते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। सर यहाँ पे एक चीज में मतलब या तो गलतफहमी होगी या तो सुधार करना चाहूंगा। मैं अगर कभी मैंने कहा भी होगा, वैसे मेरे को याद नहीं है, लेकिन इन सब कॉन्सेप्ट के लिए तो नहीं कहा होगा। कोई शेयर के स्टॉप लॉस या टारगेट के लिए भले कह दिया होगा कि बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए रोज लॉन्ग टर्म पूछते हैं, तो रोज पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई चीज चेंज नहीं हो रही कि मेरा व्यू चेंज हो जाए। बट सीखने सिखाने के लिए मेरे मुंह से कभी नहीं निकला होगा, क्योंकि मैं खुद लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने कोई बुक खरीदी है तो उसको कम से कम 10 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। हर बार आप उस बुक को पढ़ेंगे आपको लगेगा कि मैंने सब इसमें से ले लिया, लेकिन जब आप अगली बार पढ़ेंगे आपको वापस से नई चीज उसमें से मिलेगी। जैसे नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच मेरे पास 2010 से पढ़ी है। हर साल 2 बार उस बुक को मैं पढ़ता हूँ, तो आज 15 साल में 30 बार तो मैं उस बुक को पढ़ ही चुका हूँ। तो रिपीटेटिव उसको बार बार पढ़ना, बार 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 बार। उसके साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते हैं, ये डायरी भी रखी होती है मेरे पास, इसमें मैं चीजें नोट भी करते जाता हूँ। जो नई चीज सीखने मिली तो इस तरह से खोल के इस तरह से लिखा भी जाता है कि क्या मैंने उसमें से नया डायरी में से सीखा, बुक पढ़ते हुए नया क्या सीखा है, ताकि कभी समरी उठा के पढ़नी हो तो ये डायरी बहुत काम आती है। तो इस चीज में तो मैं कभी भी रिपीट करने में पीछे नहीं हटता हूँ, बल्कि मौका मिल जाए तो और ज्ञान देने में मेरे को बड़ा मजा आता है, क्योंकि पूरी दुनिया ज्ञानी है। ज्ञान देने में सबको मजा आता है, तो मेरे को क्यों नहीं आएगा। सब बैठ के प्रवचन देने का शौक तो सभी को होता है, और आप तो मेरे को स्टेज दे ही रहे हैं, तो मैं तो हमेशा मतलब शुक्रवार गुरुवार बोल रहा हूँ, मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि आपने मौका दिया। तो फिर वही चीज मैं रिपीट करूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप अपने रिटर्न्स को एफडी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये अगर मगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये हमेशा आपके दिमाग में चलता रहेगा और आप हमेशा लॉस खाते रहेंगे। क्योंकि अगर मगर आपको करना है तो सबसे पहला अगर कीजिए कि अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उसे चाचा कहता। तो जब तक चाची की मूछें ना आ जाए और हम उसे चाचा ना कहें, तब तक और अगर मगर पे जाने की जरूरत नहीं है। अपने ट्रेडिंग रिटर्न को एफडी से कंपेयर कीजिए। अगर एक साल में वो मिल रहा है तो आप एट पार हैं, एक साल से पहले मिल रहा है तो आप अल्फा जनरेट कर रहे हैं। कोशिश कीजिए उसको बुक करके अगले ट्रेड पे जाने की, ताकि अगले ट्रेड में भी अगर 6% मिल गया तो आप 2 साल की एफडी को बीट कर लेंगे। तो जैसे उस दिन हमने डिस्कस किया कि एक ही दिन में जयगौर में आपको मिल गया पैसा, तो 364 दिन आपका पैसा अगर खाली भी रहेगा तो आपको लॉस कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 364 दिन में 2 ट्रेड भी मिल गए तो आप 3 साल की एफडी का पैसा खाली कर लेंगे। यानी 900 दिन आपके पास पड़ा है, 900 दिन अगर ये पैसा कोई काम में नहीं लगेगा तो भी आपका नुकसान नहीं होगा। इस तरीके से अपने पैसे को पहले खाली रखना सीखिए। मेरा पैसा
6 महीने के लिए खाली है, मेरा पैसा 8 महीने के लिए खाली है। तो जो ये रोज रोज ट्रेड करने की खुजली होती है ना, आज की टॉपिक बता दीजिए, आज क्या चलेगा, इस कीड़े से जितना आप बचेंगे उतना आपका पैसा बचा रहेगा, क्योंकि यही वो दीमक है जो आपकी कैपिटल को खाती है। तो पहले इस दीमक को अपने पोर्टफोलियो से निकालिए, इस कीड़े को अपने दिमाग से निकालिए कि रोज ट्रेड करना है। ट्रेड का उद्देश्य होना चाहिए कि साल भर की एफडी का पैसा अगर एक आध हफ्ते में निकल गया, 51 हफ्ते एंजॉय करना है। अगर कहीं कोई बहुत बढ़िया ट्रेड मिल गया तो फिर बटन दबा दे। ठीक है, परफेक्ट है। तो मैं तो सोच रहा था वही वाला चैप्टर आज फिर से रिपीट होगा। ये तो और अगला चैप्टर आपने निकाल दिया, ये तो आज तो कीड़ा भी निकाल दिया पूरा दिमाग भी निकाल दिया आज तो आपने। भाई अगर आप खोजते रहेंगे कि नीचे की बर्थ में कोई था नहीं, मैं पूछूं किससे, तो एक आध बार पैंट में भी निकल जाएगी। वो तो सर बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी। अगर आप सर, मेरी गुजारिश है आपसे, अगर एक बार वो स्टोरी फिर से सुना दें, मतलब क्या ही था वो, मतलब एग्जैक्टली स्टोरी नहीं है, ये सब जीवन के फलसफे हैं। ये जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, तो ऐसे आपको मैं क्या कहूँगा, चूंकि उनसे सीखने मिला है तो मैं गुरु की उपाधि दूंगा। कुछ लोग नमूने कह सकते हैं, बट मैं तो उनसे सीखा हूँ कि नीचे की बर्थ में अगर कोई नहीं है तो पूछने की जरूरत नहीं है, उतर के आ जाना है। तो मेरे लिए तो वो गुरु थे, लेकिन ऐसे गुरु मेरे को बहुत मिले हैं ट्रेन में। तो जनरली जब एक चीज होती है ना सर कि हम अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं, तो जब थोड़ा सा पैसा आना स्टार्ट हुआ, और जैसे आपने कहा कि स्कूल में फेल हो गए तो अपना कुछ नहीं जाता था, पापा के पैसे लगते थे। शुरू शुरू में जब बनारस में आया ही था और जबलपुर आना जाना हर दूसरे फ्राइडे रात को जाता था, मंडे सुबह लौट आता था, तो टिकट ना पापा करा के देते थे। तो उनकी बड़ी इच्छा रहती थी कि अब थोड़ा सा 2 साल हो गया, अब थोड़ा अपग्रेड करके थर्ड एसी में पहुंच जाओ। और मेरी भी बड़ी इच्छा होती थी कि थर्ड एसी में पहुंच जाए। किसको अच्छा नहीं लगता कि स्लीपर से एसी में जाना है। 3-4 हफ्ते के बाद मैंने पापा को बोला अब एसी की मत कराना, स्लीपर क्लास की ही टिकट कराना। बोले क्या हो गया, मतलब एसी में सुख बड़ा मिलता है, आराम बड़ा मिलता है, कंफर्ट जोन में बड़ा मैं रहता हूँ। समस्या ये है कि 4 हफ्ते में एक भी गुरु नहीं मिला, जबकि स्लीपर क्लास में ये हर हफ्ते कम से कम आने में और जाने में 2-3 गुरु तो मिल ही जाते थे। उसके बाद भी मैं 6 साल तक उसमें स्लीपर क्लास में सफर किया हूँ। जब रुचि आ गई और मिष्टू हो गई, उसके बाद फिर पापा जिद खा गए कि नहीं अब सेकंड एसी से नीचे में नहीं आना है, तब जाके सेकंड एसी में जाना चालू किया। उसमें भी अगर मेरे को चॉइस मिले तो मैं उनका सेकंड एसी करके खुद स्लीपर में आना पसंद करूँ। यार ये मतलब कई कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। वैसे तो हर बंदा अपने आप में अलग तरह से अजीब है, लेकिन बहुत कुछ सिखाता है। और इस तरह का माइंडसेट भी होना चाहिए। आप चल रहे हैं साथ में, कई लोग ऐसे होते हैं चिड़चिड़ा जाते हैं, उससे घबरा जाते हैं या फिर थोड़ी दूरी कर लेते हैं, लेकिन ये इनसे भी एक अलग सीखने मिलता एंगल है है। सर कि चिड़चिड़ाना नहीं है। इनसे भी सीखने हाँ, मिलता है कि चिड़चिड़ा के तो काम बनता ही नहीं है, काम तो एग्जैक्ट, हमेशा प्रेम से और शांति से बनता है। तो ये भी तो गुरु हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक ही चीज में कई चीजें हैं, एक साथ सीखने को मिल जाती है। और तो ट्रेडिंग आप भी एक कला नजरिए है। की बात है, पॉजिटिव रखेंगे तो आप हर चीज से सीख लेंगे। बिल्कुल, वो नज़रिए की ही मैं बात कर रहा था, और नज़रिए से ही मैंने शुरू भी किया था। सर आप बीच में बोल गए थे, मैं मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा कह गए। मैं कभी फेल नहीं हुआ था सर, आप कह रहे थे फेल हो जाते थे तो पापा जी का लॉस होता था। नहीं मैं हुआ था ना सर, मैं हुआ था। अच्छा, मैं मतलब बिल्कुल मुझे नहीं पता था। बेशर्मी से 8th स्टैंडर्ड में बिल्कुल बेशर्मी से मैं फेल हुआ था। पूरे साल केवल क्रिकेट खेला था, पतंग उड़ाई थी और साइकिल चलाई थी। तो बिल्कुल 8ों के 8ों सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ था। उसके बाद पापा ने बहुत बढ़िया से बदला भी लिया था। ऐसी हाँ, स्कूल में डाला था, ऐसी प्रिंसिपल थी जिसने कहा था जैन साहब अगर आप 2 साल के लिए बहरे हो जाएंगे तो आपका लड़का 10th में 90% से ऊपर पास हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको बहरा बनना है 2 साल के लिए, क्यों घर आके कोई भी शिकायत करे तो आपको सुनना नहीं है। और आप भी आज यकीन नहीं करेंगे, अभी वो प्रिंसिपल के बारे में बात करते हुए मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे उस औरत से आज भी इतना डर लगता है कि आप नाम भर ले लीजिए, अभी वाकया निकल आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहले ही दिन ऐसे बाल पकड़ के ऐसे ऐसे हिला के जो झापड़ मारा था मेरे को, मेरा चश्मा कहीं पड़ा था, मैं कहीं पड़ा था, मेरा बैग कहीं पड़ा था। तो और पहले दिन की जो दहशत उसने सेट की थी, वो पहले महिला ही मतलब दिन उसने बदल दी थी। पहले दिन 8वीं कक्षा पूरी निकाल दी थी क्या? हाँ हाँ, पहले दिन उसने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था
कि ये मेरा प्लेग्राउंड है, दिस इज माई अरीना, और यहाँ का मैं अंडरटेकर हूँ, तुम बच्चे हो। अगर आए नहीं, इधर उधर किया नहीं कि एक चोक स्लैम पड़ेगा, और वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, एकदम बिना लिंग भेद के, कोई फेमिनिस्ट, कोई ये लड़का लड़की कुछ भेदभाव नहीं, नहीं उसके किया। लिए बच्चा मतलब बच्चा, सबको बराबरी से धोती थी, अच्छा मगर आदमी बना दिया। ये मानेंगे कि उस महिला ने हम लोगों को आदमी बना दिया, नहीं आज समाज में राक्षस घूम रहे होते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, मेरे दो सवाल हैं इससे। अब तो पहले तो ये बताइए 10वीं में फिर परसेंटेज कितनी आई आपकी, और दूसरा डब्ल्यू डब्ल्यू 87 87.66%। और मैथ्स जिसमें पापा मान के चलते थे कि बस तुम पास हो जाओ, तुम्हें गांव मोहल्ले मिठाई बांट दूं, उसमें 96% आया था, केवल वो प्रिंसिपल के डर से। वाह क्या बात है। देखिए सर, वो सबसे बड़ा गुरु तो फिर वही निकला ना, जो आपको कड़वाहट से, थोड़ा सा मुश्किल दौर से, या फिर थोड़ा तो नहीं बहुत मुश्किल से, मतलब जो आपको झंझोर देता है, उसी से आप सीखते भी हैं और उसी से फिर आपके अचीवमेंट्स भी होते हैं। ऐसा ही कुछ ट्रेडिंग में भी है। तो मैं नहीं कह रहा तो हूँ कि कई अंशु जी लोग को बोलते हैं प्रिंसिपल ना की। सर कि बड़ा ब्लंट बोलता हूं मैं, कि एकदम साफ साफ ब्लंट बोल देना, ये वही मतलब उन्हीं महिला से मैंने सीखा। अगर आपको जीवन में कुछ बनना है तो कम से कम अपने आप से झूठ मत बोलो। जब भी मैं पूछे पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, आ गया, हाँ आ गया, चलो तो किताब खोल के मैं सवाल पूछती हूँ, सवाल पूछे एक को जवाब ना मिले, फिर सुटैया, उसके बाद फिर ईमानदारी से पढ़ना चालू किया तो पास हो गए। तो कम से कम अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। तो ये ब्लंटनेस उन्हीं की सिखाई हुई है, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा ब्लंट और कड़वा बोलती थी। मैं मगर ये आप सुनिश्चित किया था कि 10th पास, हम सब के सब पास हुए थे, और लोएस्ट मार्क 85% था। मतलब मैं बॉटम से दूसरे तीसरे पे था, 87.66% लेके साथ वाले तो मेरे 99% तक गए थे। माय गुडनेस, तो मैं सर आपको बचाना चाह रहा था कि आपके अंदर भी वो प्रिंसिपल साहिबा के गुण हैं, या फिर उन्हीं की छाप दिखती है। आपने खुद ही बोल दिया कि उन्हीं से सीखा है आपने। तो जो भी है सर, मुश्किल या फिर जो कड़वाहट होती है, या फिर आप कह लीजिए कि जो जबरन चीज़ें करवाई जाती हैं, या फिर जोर ज़बरदस्ती से आपके भले के लिए करवाई जाती हैं, और कड़वे बोल अगर बोले भी जाते हैं तो आपका दिल दुखाने के लिए, मन दुखाने के लिए नहीं, आपके भले के लिए ही बोली जाती है। और वही चीज़ आप ट्रेडिंग में भी हो रही है। इसीलिए थोड़ा समय भी दिया मैंने। बहुत शुक्रिया आपका ये सारा आपने बताने के लिए। अपने सर जीवन का भी आप अपना पूरा ब्यौरा दे देते हैं, बड़े बेबाक तरीके से आप बोलते हैं। तो गुलशन अंसारी जी का सवाल ले रहा हूँ सर, कह रहे हैं कि लेमन ट्री पर अपना व्यू बता दीजिए। तो लेमन ट्री अपन ने डिस्कस भी किया था थर्सडे ओपनिंग शो में, आपको याद होगा तो। ब्रेकआउट दे भी रहा था, लेकिन मैं बचना चाह रहा था। ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम पे आया, और पिछले 3 दिन में अगर आप वॉल्यूम देखेंगे 9.25 मिलियन, फिर 15 मिलियन, और कल के सेशन में था 20 मिलियन। तीनों दिन 400% वॉल्यूम राइज था। तो तीनों दिन जो प्री ब्रेकआउट, ब्रेकआउट और पोस्ट ब्रेकआउट दिन पे बढ़िया वॉल्यूम थे। रिलेटिव वॉल्यूम के अगेंस्ट देखेंगे तो 5-5%, 5-5 गुना है। तो ये इंस्टीट्यूशन के बिना इतना बड़ा वॉल्यूम, इतना बड़ा ब्रेकआउट आना पॉसिबल नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है, इंस्टीट्यूशन ब्रेकआउट सस्टेन कराएगा कि डंप करेगा, ये आपको भविष्य बताएगा। तो अगले पूरा हफ्ता लेमन ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुल बैक ये ले सकता है 161 160 तक। इस पुल बैक में अगर एकदम लोएस्ट वॉल्यूम पे पुल बैक रहा, जैसे आईएफसीआई में था, अगर लोएस्ट वॉल्यूम वाला 4 दिन का 5 दिन का पुल बैक रहा, तो नेक्स्ट लेग में ये स्टॉक 230 240 रुपए तक जा रहा है, ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक की कंसोलिडेशन ये बताएगी कि स्टॉक ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या फेल करेगा। बाकी जैसा आपका इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आया है, 100 में से 90 स्टॉक ऐसे ब्रेकआउट सस्टेन करते हैं, और कम से कम 40-50% की अपसाइड देते हैं। आईएफसीआई रीसेंट एग्जांपल है। और भी एक दो स्टॉक मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट आईएफसीआई एकदम रीसेंट एग्जांपल है। मैं अगला हफ्ता बहुत क्लोजली वॉच करूंगा। अगर टाइट रेंज कंसोलिडेशन मिली तो मे भी इस बार मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में भी बाई करना इसको पसंद करूंगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो आप जुड़ेंगे किसी न किसी शो में अगले हफ्ते हमारे साथ। हालांकि एक दिन छुट्टी है, बुधवार को बाजार बंद है, लेकिन आ ही जाएगा व्यू आपका सामने चलते बाजार में, जब भी उसमें ब्रेकआउट की स्थिति बनेगी। अशोक राठौर जी कह रहे हैं कि पारस डिफेंस 600 शेयर है इनके पास सर, 646 रुपए के रेट पर, 6 महीने का समय है इनके पास। पारस डिफेंस जब पारस डिफेंस में भी देखिए ब्रेकआउट फेल हो गया बड़े वॉल्यूम से। अब देखिए जैसे हमने लेमन ट्री पे डिस्कस किया,
इन्हें बड़े वॉल्यूम 572% के वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया था 16 मई को, उसके बाद से कुछ भी नहीं किया 15 जुलाई तक, 2 महीने, और फिर पिछले 7-8 दिन में अर्निंग्स के बाद एकदम से गिरा, ऊपर से स्टॉक स्प्लिट भी दी, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़े हैं, लिक्विडिटी बढ़ी है, वो भी नहीं झेल पाया। एक मेजर सपोर्ट 576 तक है, वहां तक तो नीचे आते हुए दिख ही रहा है। ठीक है, ओके। मोहम्मद रफीक जी का सवाल ले रहा हूँ सर, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग संदीप जी एंड अंशुल जी, प्लीज एडवाइज ऑन इरिडा 183 101 शेयर है, ममता मशीनरी के 485 के रेट पर लिए हुए हैं इन्होंने शेयर, और दोनों को पूछ रहे हैं कि किस रेट पर एवरेज किया जाए, इनके भाव से ऑब्वियसली नीचे हैं दोनों शेयर, और मेरा रेट कब तक आ जाएगा, बेसिक सवाल तो हर किसी का यही रहता है। तो ये होगी बात इरिडा और ममता मशीनरी की। इनके पास स्टरलाइट टेक भी रखा है 124 के रेट पर 101 शेयर है, इसमें भी क्या करें पूछ रहे हैं। देखिए स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी में तो फिलहाल पुल बैक 3 दिन का आया है और एकदम लोएस्ट वॉल्यूम पे आया है। 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट केवल 10-15%, 20% का ही वॉल्यूम हो रहा है, तो मे बी इस स्टॉक में वापस से अपमूव बनेगी। जब तक 120 प्रोटेक्टेड है एसटीएल टेक में, आप मान के चल सकते हैं कि 150-155 तक का टारगेट मिल सकता है। इसके अलावा ममता मशीनरी में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वीकनेस है, फिलहाल मेरे को लग नहीं रहा कि बहुत ऊपर जाएगा, डाउन साइड ज्यादा दिख रही है। तीसरा एडा, आप चूंकि जेंसॉल के बाद से जो थोड़ी सी इमेज प्रॉब्लम आई है इसमें मैनेजमेंट के प्रति, मैनेजमेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी इमेज क्लियर करने के लिए। 140-80, 121 मेजर सपोर्ट जोन है, यहाँ पे अगर कोई एवरेज करके या फ्रेश बाई करके रखता है, धीरे धीरे करके 2-3 साल में ऑल टाइम हाई आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट एक मैं बता देता हूँ, एवरेज क्यों करना है। एवरेज आपको इसलिए करना है ना कि 100 रुपए की चीज 80 रुपए हो गई है, 80 रुपए में आपने ले लिया है, तो आपका एवरेज 90 रुपए हो जाएगा, 90 आते ही निकल जाएंगे। मान लीजिए 700 रुपए का आपके पास आरकॉम था, हर लेवल पे एवरेज करते गए तो 50 पैसा आके डिलिस्ट हो गया, तो क्या मतलब गिरा एवरेज करने का। उसकी जगह मान लीजिए कि आप जिद ही खा गए कि नहीं आरकॉम तो प्रॉफिट में ही बेचूंगा, लॉस में नहीं बेचूंगा, और एवरेज करने की जगह मैं आरकॉम की जगह रिलायंस में या फिर इन्फोसिस में या टीसीएस में पैसा डालता गया, नया पैसा आरकॉम की जगह, तो जो मेरा बेसिक स्टार्टिंग आरकॉम था वो आज डिलिस्ट हो गया। मान लीजिए 1 लाख का आरकॉम मैंने स्टार्टिंग में लिया, वो आज डिलिस्ट होकर 0 हो गया, लेकिन उसको एवरेज करने की जगह बाकी 1 लाख रुपए जो चढ़ते हुए स्टॉक थे मैंने उनमें डाल दिया, तो वहां से इन्फोसिस या रिलायंस में डाल दिया, तो 1 लाख का रिलायंस 10 लाख का हो गया, तो ये 1 लाख का घाटा समाते हुए भी 9 लाख रुपए में प्रॉफिट में हूँ। तो एवरेज कभी भी गिरते हुए स्टॉक को नहीं करना चाहिए, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में तो कत्ते ही नहीं करना चाहिए। लार्ज कैप में कर सकते हैं, बट एक लिमिट के बाद, कि अगर 1-2 एवरेज के बाद भी वो स्टॉक अपमूव नहीं दे रहा है, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है उसको करने का। क्योंकि रिलायंस, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैंने 1220 का लिया था, लेकिन रिलायंस मैंने 1280 करीब से लेना चालू किया था और 1180 तक लिया था। 1280 में थोड़ा सा लिया 5%, हर 15 रुपए 5-5% स्टॉक लेता गया, मेजॉरिटी हिस्सा 1200 में आया था। तो जो 1280 और 1200 के बीच में जब स्टैगर बाइंग करता गया, मेजॉरिटी चूंकि 1200 के पास खरीदा था, तो 1220 का एवरेज आया था। 1220 मेरी एक्विजिशन प्राइस नहीं थी, 1220 मेरी कॉस्ट ऑफ एवरेज थी, एक्विजिशन प्राइस की एवरेज कॉस्ट थी। उसी तरीके से अदानी ग्रीन 1025 का भी लेके मैं बैठा हूँ, और जब गैप फिल किया था 911 के आसपास, तो वहां पे मैंने पुट्स भी बेचे थे। ये एग्जैक्ट डेट भी बता दे रहा हूँ जब इसने रिवर्सल करना स्टार्ट किया था, 11 अगस्त को, तो पुट्स भी बेचना स्टार्ट किया था, वहां पे थोड़ा सा और माल भी खरीदना स्टार्ट किया था। तो अब एवरेज कॉस्टिंग मेरी 1027 से घट के कब की नीचे आ चुकी है। तो एवरेज उसमें कीजिए जिसमें वीकली में बड़ा अप ट्रेंड दिख रहा है, तब भले आपको थोड़ा सा डेली पे डाउन मूव मिला है तो एवरेज किया जाता है। बट ये रेलवे, डिफेंस, इन सब में अगर आपको लग रहा है कि आप एवरेज करके रख लेंगे, मेरी एक सलाह है कि एक बार स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी देख लीजिए, एचईजी देख लीजिए, ग्रेफाइट देख लीजिए। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 8-8 साल 10-10 साल हो गए, स्टॉक नहीं चल रहा है, तो एवरेज भी कहाँ करना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कि लार्ज कैप में तो चलो कर ही लिया, इंस्टीट्यूशन अगर डंप करने पे आ गया तो आप कितना भी एवरेज कर लो, इतना तो नहीं कर पाओगे कि इंस्टीट्यूशन के मालिक को खा जाओगे और वहां से और एक्स्ट्रा बाइंग कर लोगे कि स्टॉक ऊपर चला जाएगा। कई सारे फैक्टर देखने होते हैं बिफोर एवरेजिंग। तो मैं तो जनरली एवरेज की सलाह कभी देता नहीं, करता नहीं, और मुझे अगर करना भी हो तो फिर मैं उन्हीं स्टॉक्स में करता हूँ जहाँ पे वीकली पे मेरे को बड़े अपमूव दिखते हैं।
ठीक है, परफेक्ट है। तो कहाँ एवरेज करना चाहिए? गिरते स्टॉक में, चढ़ते स्टॉक में, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, ये सब आपको बता दिया गया है। एवरेजिंग का पूरा फंडा आपको समझा दिया गया है। तो ट्रेडिंग से हमने शुरुआत करी थी, एवरेज का भी आपको पूरा जो गुण है, जो पूरे निटी ग्रिटीज हैं, वो आपको पता चल गई हैं। तो इन सेशंस का सर मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। मैं हालांकि ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी सीखने को तो अपार संभावना है। और आपके साथ बैठो और सीखने को ना मिले, ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है अगले सवाल में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये नैन्सी जी का सवाल है। नैन्सी जी कह रही हैं, आपको बहुत ध्यान से फॉलो करते हैं सर लोग, देखिए सवाल देखिए इनका क्या है। कह रही हैं कि आप कहते हैं, मतलब आपको कह रही हैं, अंशुल जी कहते हैं कि 4% और 50% बुक कर लीजिए। मतलब 4% का स्टॉप लॉस, 50% जब मुनाफा हो जाए तो बुक कर लीजिए, जैसा आप कहते हैं। लेकिन कह रही कि मेरे पास फंड्स लिमिटेड हैं, तो क्या मुझे ये रणनीति अपनानी चाहिए या फिर कुछ और रणनीति फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास फंड्स लिमिटेड है। सर देखिए, सबसे बड़ी ये तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि मेरे फंड्स लिमिटेड है। फंड किसके पास लिमिटेड नहीं है? अदानी साहब देश के सेकंड सबसे अमीर आदमी है, अंबानी साहब देश के सबसे अमीर आदमी है। रिलायंस और अदानी ग्रुप पे भी कर्जा खड़ा हुआ है, डेट फ्री नहीं है कि जाके कल मन हुआ तो श्रीलंका ही खरीद लिया, कि इतना पैसा है कि हम श्रीलंका ही खरीद लेते हैं, कि कोई मिडिल ईस्ट में जाके कोई छोटा देश, लीबिया सीरिया में ज्यादा भुखमरी है और गरीबी है, सस्ते में देश मिल जाएगा तो खरीद लिया। इतना पैसा तो किसी के पास नहीं होता ना, सबके पास लिमिटेड पैसा है। अमीर आदमी की लिमिट हजारों करोड़ में होगी, मेरी लिमिट लाखों में होगी, आपकी शायद हजारों में होगी। तो लिमिटेड पैसा सबके पास है। अनलिमिटेड धन जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, वो केवल कुबेर के पास या लक्ष्मी जी के पास होती है, और दोनों अपन नहीं है। फंड सबका लिमिटेड है। फंड का स्ट्रैटेजी से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, फंड कम या ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ साइज की। एक स्ट्रैटेजी होती है जो 1000 करोड़ के फंड तक चलती है। जब आपके पास 2000 करोड़ आता है तो आप स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करते हो कि जो 2000 करोड़ के हिसाब से चले। जब आपके पास 5000 करोड़ का फंड आ जाएगा तो आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, बट स्ट्रैटेजी तो स्ट्रैटेजी सेम ही रहेगी ना। तो फंड कुछ भी हो आपके पास, आपका शायद 10,000 का कैपिटल होगा, 10 लाख का होगा या 10 करोड़ का होगा। तो ये वाली स्ट्रैटेजी जिसके पास 100 करोड़ रुपए तक है, उसकी लिमिटेड कैपिटल आपकी 10,000 होगी, एक की 10 करोड़ होगी, एक की 100 करोड़ होगी। तो अगर आपका लिमिटेड कैपिटल से मतलब 100 करोड़ है, उसके अंदर है, तो इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। पहले रिस्क फ्री होना है, उसके बाद बाकी आधी पोजीशन पे लंबा पैसा कमाने की कोशिश करना है। चलिए, जब पैसे की बात चली है ना, तो ट्रेडिंग के गुण तो आप सीख ही रहे हैं कि छोटी अवधि के लिए कैसे ट्रेड करना है, पैसे को कैसे मैनेज करना है। जब लंबी अवधि में पैसे को मैनेज करने की बात आती है ना, तो हम फंड मैनेजर्स की तरफ रुख करते हैं, ऐसे लोगों की तरफ रुख करते हैं जो बड़ा बड़ा पैसा मैनेज करते हैं। फंड मैनेजर्स की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो देश के एक जाने माने फंड मैनेजर हैं, कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह जी, जिनके साथ हमारी जो मनी 9 की एडिटर हैं प्रियंका संभव जी, उन्होंने खास इंटरव्यू किया है। ये पूरा इंटरव्यू एक्सक्लूसिवली आपको कल मिल जाएगा, 24 अगस्त को, रविवार को 12 बजे दोपहर को। तो सुनिए कि लंबी अवधि में पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। एसआईपी की बात हम स्टॉक्स में कर रहे हैं, वैसे अगर म्यूचुअल फंड के जरिए आप एसआईपी करना चाहते हैं, ये जो बाजार में उठापटक चल रही है, इस बीच में आपको अपना एसआईपी, अपना निवेश, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे बदलाव करने चाहिए, वो जो गुर आप सीखना चाहते हैं, तो इस इंटरव्यू को जरूर देखिए कल दोपहर 12 बजे रविवार को 24 अगस्त, सिर्फ मनी 9 पर एक्सक्लूसिवली नीलेश शाह को आप सुन सकते हैं। ये हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ेंगे। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। आशीष जी का सवाल मैं ले रहा हूँ, कह रहे हैं कि फिनोटेक्स केमिकल्स 400 रुपए के रेट पर है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक 245 पर लिया है, और कोपरान सर ये स्टॉक पिछले पूरे हफ्ते में बहुत ज्यादा सामने आया, 260 रुपए पर इन्होंने लिया हुआ है, इस पर बड़ी चर्चा हुई है। कह रहे हैं कि एवरेजिंग के लेवल्स बताइए। फिर वही बात आ गई सर एवरेजिंग की, और मैं कह रहे हैं कि साइजेबल एलोकेशन कर सकता हूँ, डिप्लॉय कर सकता हूँ इसमें। और बीच में क्या हुआ था सर, ये स्टॉक ना 160 रुपए पे आना, तो मैंने कहा था कि आई होप इन्होंने टाइपो ना कर दे। तो इन्होंने ये भी लिखा है कि संदीप सर इट्स नॉट अ टाइपो, ये टाइपो नहीं है, इनकी खरीदी 260 रुपए की है सर। 260 वाला 160 पे आ गया, मुझे लगा कभी 260 लिख दिया इन्होंने 160 को, क्योंकि भाव उसके आसपास है, तो इनका 260 पे ही लिया हुआ है सर। और थोड़ा सा 6 महीने पहले लिए होते, 8 महीने पहले, तो 360 में भी मिलता है। 360 रुपए से गिरते गिरते नॉन स्टॉप 157 आया, बाउंस बैक में 214 गया, वापस 157 आ गया, गलती से भी 150 रुपए टूटा, तो नीचे मेजर सपोर्ट 97 रुपीज पे है, वहां तक भी आ सकता है। स्टॉक ने पहले बाइंग क्लाइमेक्स किया था 2022 में, उसी बाइंग क्लाइमेक्स के हाई को स्वीप किया है
सितंबर 2024 में, और दोनों की नेकलाइन बैठती है 97 पे, तो बहुत आराम से 150 टूटने के बाद 97 तक आता है, तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। तो एवरेज मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप नाम आते ही से एवरेज खिड़की से बाहर कूद जाता है, तो एवरेज तो करने की कोई सलाह ही नहीं है। इसकी जगह किसी अप मूविंग काउंटर को ले लीजिए, उतना ही पैसा डाल के, वो जो प्रॉफिट देगा वहां आपका लॉस कंपनसेट हो जाएगा। अब मतलब इससे लक्ष्मी, मतलब सर इससे निकल जाना चाहिए। सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो देखिए 100 रुपए नीचे निकल तो नहीं पाएंगे आप, में कितना भी यहाँ बैठ के डिस्कस कर लें, निकल नहीं पाएंगे, नहीं निकल पाते हैं। इसी पे मैं आपको एक किस्सा और बता देता हूँ यस बैंक का। मतलब उस दिन हरे ऑफिस में जो मैंने गाली खाई थी क्लाइंट से, सारे सब खड़े होके देख रहे थे कि शेर को 1.25 मिल गया। जब यस बैंक का लफड़ा निकला था और यस बैंक का शेयर 400 रुपए से गिर के 157 आया था और पुल बैक में 260 रुपए तक गया था, करीब 230 रुपए के आसपास चल रहा था। एक क्लाइंट के पास 100% पोर्टफोलियो में, मतलब उस आदमी का पोर्टफोलियो कुछ नहीं तो 24-25 लाख रुपए का था, और 100% उसके पास केवल यस बैंक था। जिस स्टॉक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आ जाते हैं, मैनेजमेंट खुद ही अपने आप में गड़बड़ निकलती है, उस स्टॉक का माई बाप ही कोई नहीं रह जाता है, तो फिर स्टॉक प्राइस कहाँ तक गिरेगी इसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो जैसे 110 पे में ओला बोलता था कि 10 रुपए आ जाएगा, 10 रुपए वो सिंबॉलिक कि ये 10 रुपए आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि इस शेयर को खरीदना ही नहीं है जब तक कहीं कोई इंस्टीट्यूशन ना आ जाए, या मैनेजमेंट ना चेंज हो जाए, या कोई चीज अच्छी पॉजिटिव रिलायंस जैसी कुछ ना हो जाए, या कोई अच्छी अप ट्रेंडिंग कंपनी जैसा कुछ अच्छा ना हो जाए, तब तक नहीं लेना है। फेस वैल्यू पे नहीं कि 10 रुपए बोल दिया तो 10 ही रुपए आप पकड़ के बैठे हैं कि 10 रुपए 10 पैसे पे भी आप बोल रहे नहीं 10 ही नहीं आया तो आप गलत हो गए। इट इज सिंबॉलिक। उस समय मैंने बोल दिया सर ये स्टॉक तो जीरो हो जाएगा, निकल जाइए, तो आज तक जीरो तो नहीं हुआ। तो वो आज भी मेरे को जब भी ऑफिस आते हैं ताना मारते हैं, देखा जीरो तो नहीं हुआ ना, इतना खराब होने के बाद भी जीरो तो नहीं हुआ ना। उनके सेल्फ रेस्पेक्ट कह लीजिए या अहंकार कह लीजिए, उसको संतुष्टि मिलती है मुझे ये बता के कि मेरा 390 का शेयर 5 रुपए आ गया है, लेकिन तुमने जीरो बोला था वो तो नहीं आया ना। तो नहीं हुआ। 395 का 5 रुपए खड़ा है, उसमें उनको दुख नहीं है, इस चीज की संतुष्टि है कि तुम जीरो बोले थे वो तो नहीं आया ना। तो बात वही है, मिड कैप स्मॉल कैप में 400 से आप 4 रुपए तक भी एवरेज करेंगे तो भगवान ही मालिक है। निकल जाइए, लॉस बुक कीजिए, एक बार पल्ला झड़ाइए, जिसको बचपन में माँ बाप भी कहते थे कि खराब दोस्त से जितनी जल्दी हो सके दोस्ती तोड़ दीजिए, जितनी देरी से तोड़ेंगे उतनी गंदी आदतें सीख के तोड़ेंगे। तो अगर लॉस हो रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में, 8% इज योर डेडलाइन, इसके बाद तो होना ही नहीं चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। वो मिड कैप स्मॉल कैप और स्पेशली स्मॉल कैप और माइक्रो कैप है, और ये तीनों स्टॉक्स मेरे ख्याल से स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में आते हैं। कोपरान का मार्केट कैप है 760 करोड़, ये तो माइक्रो कैप में ही आ गया। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का मार्केट कैप है 5,900 करोड़, तो माइक्रो कैप में ही आएगा। हालांकि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में पिछले 2 दिन में, मतलब मंडे और ट्यूसडे अच्छा वॉल्यूम आया है, आईएफसीआई टाइप का पैटर्न बन रहा है। 3 दिन की लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन है, 50 डे मूविंग एवरेज के बराबर वॉल्यूम है। अगर इस स्टॉक में और 3-4 दिन ऐसे ही रहा और मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट आया तो ये आईएफसीआई टाइप परफॉर्म कर सकता है। जैसे आईएफसीआई 40% चला, कंसोलिडेट किया, फिर 50% चला। तो अगर ये कंसोलिडेट किया लोअर वॉल्यूम पे और ब्रेकआउट बना तो एक उम्मीद रख सकते हैं कि 242 तक जा सकता है। तो इनका रेट 245 के आसपास है, एक बार मिल भी सकता है। तो अगले हफ्ते वॉच कीजिए, अगर टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता है तो फिर इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। बाकी बचा फिनोलेक्स, केमिकल, फिनोटेक्स एफसीएल भी बोलते हैं इसको, आई थिंक इसका सिंबल एफटीएल। हाँ, मेरे को सिंबल ज्यादा याद रहते। इसमें भी एक रिवर्सल की कोशिश हो रही है, नॉन स्टॉप गिरा था स्टॉक एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में 14 दिन में 21% गिरा था, 50% रिट्रेसमेंट 257 कर लिया है। अगले हफ्ते में अगर 260 रुपए निकाला तो एक बार 280 तक आ सकता है, वहां पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा क्योंकि स्टॉक बहुत पहले ही 417 जब टूटा था तो बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हो गया था, और बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 209 था, वो भी कंप्लीट हो गया। तो बाइंग क्लाइमेक्स डाउन मूव
बाउंस बैक, तीनों चीज हो चुकी हैं। अब चॉपीनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इसमें। ठीक है, परफेक्ट है। थोड़ा ना अब सर रैपिड फायर कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी थोड़े सवाल ले लेते हैं। हर कोई बोलेगा कि ज्ञान ज़्यादा हो गया, हमारे सवाल नहीं लिए हैं। राहुल सिंह जी कह रहे हैं कि ऑथम इन्वेस्टमेंट में एंट्री लेवल है 3000 का, न्यूलैंड लैब में एंट्री लेवल है 14050 का। 1 महीने का ट्रेडिंग व्यू है सर, इनको टारगेट स्टॉप लॉस चाहिए। न्यूलैंड लेबोरेटरी में तुम ऑलरेडी लास्ट वीक भी डिस्कस किए हैं कि फिलहाल 14,315 जाते हुए दिख रहा है। उसके ऊपर निकलता है तो 15,260 तक जा सकता है। पीछे जो वॉल्यूम अच्छा आया था, जैसे लक्ष्मी केमिकल में 2 दिन का वॉल्यूम आया, उसके बाद इसमें भी वैसे 2 दिन वॉल्यूम आया था, लेकिन इसने कंसोलिडेशन की 25 दिन। IFCI 4 दिन बाद चल गया था, इसने 25 दिन लगाए थे। तो कंसोलिडेशन कितने दिन चलेगी कहना मुश्किल है। ट्रेड अगर करना है तो 14,315 निकलने के बाद 1,000 रुपए का ट्रेड मिलेगा। अभी तो कोई ट्रेडिंग पैटर्न बन नहीं रहा है। हाँ, पॉजिटिव डेवलप जरूर हो रहा है। इसका ब्रेकआउट 14,315 के ऊपर है। एंथम इन्वेस्टमेंट में ओवर स्ट्रेस्ड काउंटर है। IPO आया था इसका अप्रैल 2024 में, वहां से नॉन स्टॉप चलते चलते 700 रुपए से 3,000 आ चुका है। अब यहाँ पे 3 बड़ी सेलिंग कैंडल है, जिनमें एक में 200% वॉल्यूम राइज था, एक में 1400% था, और अभी रिसेंट में लास्ट थर्सडे को 380% वॉल्यूम राइज था, और तीनों दिन बड़ा सेल ऑफ था। मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर आपके पास है तो फिर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए हर कीमत पे 2,800 रुपए। उसके नीचे सेलिंग एकदम तेजी से इंटेंसिफाई होगी, तो 2,800 के नीचे लॉन्ग नहीं रहना है। अगर नहीं टूटता है 2,800 तो एक बार शायद आपको 3,200 3,250 मिल जाएगा। बट ये वो ट्रेड है, या तो मैं करूंगा नहीं, और अगर है मेरे पास 2,800 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस में लगा के रखूंगा। ठीक है, चला भी है बहुत स्टॉक। आई थिंक ये MSCI इंडेक्स में शामिल हुआ, उसके बाद से इस स्टॉक में हमने देखा है एक तरफा मूव ऊपर की ओर बनता हुआ दिखा है। तो आपके पास अगर है, जिस भी भाव पर है, 2,800 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। वर्षा जी कह रही हैं हाय। हाय वर्षा जी, अपना सवाल भी भेज देती तो आपका सवाल भी ले लेते। अंबर सिंघा जी ने अपना सवाल भेजा, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून अंशुल सर एंड संदीप सर। विंटेज कॉफी और बॉम्बे डाइंग पर कह रहे हैं कि सर ब्रेकआउट बन रहा है क्या, फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए इसमें शॉर्ट टर्म के लिए? विंटेज कॉफी, या विंटेज कॉफी में बहुत सारा जूस निकल चुका। जब ये BSE ओनली लिस्टेड था तब बड़ा इसमें अपमूव बना था, और NSE में ये लिस्टिंग आई थी इसकी नवंबर 2024 में। उसके बाद से बड़ी अपमूव आ चुकी है। फिलहाल जिस हिसाब का मोमेंटम है, इस पूरी रैली में अच्छा वॉल्यूम एक्यूमुलेट हुआ है। स्टॉक को सस्टेन करना जरूरी है 156-57 के। फ्राइडे को थोड़ा सा फिसला है। अगर आपके पास है, वैसे ये स्टॉक रखना चाहिए जब तक 144-45 का स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होता है। एक हाई लाइक्लीहुड है कि 170-175 तक मिल सकता है। तो अगर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 145 का तो ही लीजिए या रखिए, नहीं तो निकल जाइए। अगर लगा सकते हैं तो फिर 175 तक, 170-75 मिलने की पॉसिबिलिटी है, वहां तक जा सकता है। दूसरा बॉम्बे डाइंग हमने थर्सडे को बाई दिया था, फ्राइडे को रिस्क फ्री हम करा चुके हैं, तो इसमें कुछ क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, हम लोग रिस्क फ्री हो चुके हैं। 185-60 का टारगेट था, 182 का हाई बना है। तो मे बी कल मंडे ट्यूसडे तक ये टारगेट अपने अचीव कर लेगा। ऊपर में 192 और 201 रुपए जाते हुए दिख रहा है। बट दैट बीइंग सेड, हमारे क्लाइंट रिस्क फ्री है। कल को गिर गया, फूफा जी कोई बम फोड़ दिए, उसकी वजह से गिर गया, तो फिर कोई लॉस नहीं होगा हमारे क्लाइंट को। रिस्क फ्री हम कर चुके हैं। मतलब नई पोजीशन ना लेना फिर? नई पोजीशन तो परसों मतलब थर्सडे को लेना था। अब तो ये फॉलो थ्रू मूव है। फॉलो थ्रू मूव में दिक्कत ये होती है कि स्टॉप लॉस आपका बड़ा होता है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच करता है। ठीक है, फेयर इनफ सर। जीतन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि सर जी KIO FCL में क्या करना है? आई थिंक KIO CL पूछ रहे हैं। तो ये 453 रुपए हमने डिस्कस किया था, वहां पे थर्सडे को आगे रिजेक्ट किया है। ऊपर गया था, नीचे आगे क्लोज किया है। फ्राइडे भी उसके नीचे क्लोजिंग है, लेकिन इनसाइड बार है और वॉल्यूम एकदम डल था। 1.3 टाइम्स रिलेटिव वॉल्यूम था, वो भी इसलिए कि पिछले पूरे हफ्ते में बड़ी बड़ी एक्यूमुलेशन बाहर रही है 20-20 मिलियन की। 2,000% वॉल्यूम राइज की 5 कैंडल है। तो मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते में जब भी ये 455-460 के ऊपर टिके, स्टॉक में अपमूव बन सकती है 600 रुपए तक की। यहाँ तो मैं नहीं बाई कर रहा हूँ।
455 के ऊपर टिक के बुलिश एविडेंस जब दे देगा कि हाँ कंफर्म हो गया ब्रेकआउट, तब मैं जरूर ट्रेड करूंगा। ठीक है, ओके। दीवान सिंह जी ये कह रहे हैं कि डिलीवरी के शेयर हैं इनके पास, सर 468 रुपए के ले रखे हैं, फेडरल बैंक 195 रुपए का बाई है, टारगेट पूछ रहे हैं सर 4 से 5 महीने के लिए। फेडरल बैंक में 217 का ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट फेल हुआ है और लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है, जो कि पहला टारगेट कर भी गया है नीचे 184 का, बाउंस बैक आ रहा है, लेकिन बाउंस बैक में वॉल्यूम नहीं है, तो मे बी 184 217 की रेंज बना ले लंबे समय के लिए। अभी तो फिलहाल इतना ही दिख रहा है। डिलीवरी में भी हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि 407 से जो रैली स्टार्ट हुई थी, इसमें एक दो बार हम बाई कॉल दे चुके हैं। करंट वाला ओपन है या नहीं, ये लड़का है नहीं तो मैं चेक करा लेता, बट डिलीवरी जब तक 447 के ऊपर होल्ड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, 600 रुपए तक जाने की पूरी पूरी संभावना है। अब ऐसा नहीं है कि हम 407 से 600 तक का पूरा मूव प्ले कर रहे हैं, हम अपना बीच में 6-7% वाला मूव प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। एक ना हम दोनों के लिए आ गए कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा आप जवाब दीजिए, मुझे आदत नहीं है इन चीज़ों को एड्रेस करने की। आशीष जी कह रहे हैं कि बेस्ट कॉम्बो, संदीप सर, अंशुल सर। अब इसमें सर देखिए, मेरा हिस्सा तो 5% का है, 95 आपका है, तो आप ही को करना पड़ेगा एड्रेस। कहाँ से मॉडेस्टी लाते हैं प्रभु इतनी आप, मतलब सारा तो आपका ही किया जा रहा है, हम तो सवाल पूछते हैं सर, प्लेटफॉर्म है हम तो। सर मैं तो केवल सच बोलता हूँ, किसी को कड़वा लगता है, किसी को ब्लंट लगता है, किसी को मॉडेस्टी लगती है, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुराद देखी तैसी। मेरा हम भी काम तो तो उसी केवल सच बोलना है। मैं भी तो उसी बीमारी का शिकार हूँ सर, सीधा साफ कहना सुखी रहना टाइप, मतलब सच बोलना हाँ, है कि एक बोलेंगे बार बार नो घुमा फिरा के 25-26 बार झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे उसको सही साबित करने के लिए। सर वो देखिए, बुलबुल सही झूठ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, और ये चीज मेरी किस्मत अच्छी कह लीजिए या इत्तेफाक कह लीजिए। जब मैं छोटा था तो हाँ, हाँ। कई लोग नहीं होते जिनको उपाधि ही मिल जाती है मामा चाचा की, ऐसे जब हम लोग छोटे थे तो एक मामा श्री दानमल सुराना थे। मेरे बचपन का उन मतलब उनका मेरे बचपन पे बहुत इफेक्ट रहा है। मतलब वो पापा के भी पापा मेरे दादा की एज के थे, और सब उनको मामा जी कहते थे, बच्चे से लेके बूढ़ा सब उनको मामा जी कहते थे। तो मामा श्री दानमल सुराना ने एक बार, जब पहली ही बार मैंने पापा से झूठ बोला था दुकान में उनके सामने, वसूली करके आया था, उसमें 20 रुपए कम थे क्योंकि मैंने पाइनएप्पल मिल्क शेक पी लिया था। तो मैं झूठ बोल रहा था, ब्लंटली और कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रहा था कि नहीं पकड़ सकते, और पापा नहीं पकड़ पाए थे, ईमानदारी से पापा नहीं पकड़ पाए, जेब से गिर गया। तो मामा जी एकदम, भाई जो आदमी बाप की उम्र का है, उसको वो सब चीज देखा हुआ है। तो जब पापा थोड़ा सा अलग हो गए, हम दोनों बैठे थे, तो उन्होंने इतना सा सवाल पूछा था कि बेटा गड्डी लाए थे वसूली करके, वो भी रबर से बंधी हुई, तो ये एक 20 का नोट कैसे गिर गया, पूरी गड्डी कैसे नहीं गिरी। तो हाँ, फिर उस पे ने बताया, बोले देखो सच का ना परिवार नहीं होता, सच अकेला होता है, क्योंकि आप अकेला सच बोल दिए, भूल गए, याद रखने की जरूरत नहीं। झूठ का ना परिवार होता है, जब पहला झूठ आप बोलते हो तो उसमें से एक बच्चा निकलता है जो बड़ा झूठ बनता है, फिर उसको कवर करने उसके 3-4 बच्चे निकलते हैं जो चाचा मामा फूफा बनते हैं, फिर वो भी बच्चे पैदा करते हैं, तो परिवार बढ़ता जाता है झूठ का। एक को छुपाने 2 बोलोगे, 2 को छुपाने 200 बोलोगे, 200 को छुपाने 2000 बोलोगे, और पूरे 2-5-6 हजार याद रखने पड़ेंगे। तो झूठ का वो क्या बोलते हैं, सामूहिक परिवार जिसको कहते हैं ज्वाइंट फैमिली, झूठ की ज्वाइंट फैमिली होती है। इस ज्वाइंट फैमिली में कभी तुम बढ़ ही नहीं पाओगे। इससे अच्छा होता है सच बोलो, एक बार डांट खाओ, आगे बढ़ो। हाँ, तो ये साफ जो कहना। ब्लंटनेस आई है ना, ये हाँ, उनका भी बड़ा प्रभाव रहा है बचपन पे। मामा जी का है। मामा श्री दानमल सुराना, श्री लगाना कृपया ना भूले उनके नाम के मामा आगे। श्री, मैं माफी चाहता हूँ सर, मामा श्री में आगे से श्री पहले लगाता तो हूँ, मैं श्री बहुत मामा तेज जी। इरिटेट हो जाता हूँ जब भी कोई दानमल सुराना या मामा जी बोलता है। वो श्री बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि जो श्री की समझ है ना, ये उन्होंने धीरे धीरे कूट कूट के दिमाग में भरी थी। तो ना ना श्री सर, हमेशा इनके आगे लगा रहे। 1 घंटा बहुत अच्छा निकला है, आप इरिटेट मत होना, मैं माफी चाहता हूँ प्रभु, आप मूड को सही रखिए, 2-4 सवाल और ले लेते हैं फिर हम खत्म ही कर देंगे। अभिषेक गुप्ता जी कह रहे हैं सर नमस्ते, प्लीज सजेस्ट मी, मुंजाल ऑटो 92 पर ले रखा है, 150 शेयर है, पीएफसी 440 पर 10 शेयर है, और वेल्सपन लिविंग के 145 शेयर है,
145 के दाम पर 20 शेयर हैं। छोटी अवधि का व्यू है सर इनका। छोटी अवधि से अगर आप 8-10 दिन के लिए कर रहे हैं तो वेल्सपन लिविंग 125 का लेवल रिजेक्ट किया है, नीचे 112 मिल सकता है। अगर आपका छोटी अवधि से 2 से 3 महीने का व्यू है तो 125 आज नहीं तो कल, प्रोबेबली एक आध महीने बाद, मतलब फूबा जी जितना अटैक कर सकते थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कर चुके हैं, तो अब कुछ बचा नहीं उनके पास। अब बस जिस भी दिन यू टर्न लेंगे वेल्सपन लिविंग 125-50 तोड़ेगा और 150, 145, 150 आ जाएगा। 8-10 दिन तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन 2-3 महीने में यू टर्न ले लेंगे वो। तो मैं 2-3 महीने के लिए आज से तो बुलिश हूँ वेल्सपन लिविंग पे। बाइंग में 125-50 के ऊपर स्टार्ट करूंगा। पीएफसी मैं परमानेंट बेरिश हूँ, 430 ऊपर की रेंज है, 336 नीचे की रेंज है। 430 1 2 3 4 5 6 7 8 अटेम्प्ट कर चुका है, नहीं निकला। जिस भी दिन 397 395 के नीचे क्लोज करेगा 336 खुल जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली वीक ऑन दिस। मुंजाल ऑटो बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट है, 87 रुपए 72 पैसे का मेजर रेजिस्टेंस है और पूरा बॉक्स बना हुआ है 61 दिन का। इस बॉक्स के अंदर मल्टीपल एक्यूमुलेटिव कैंडल है, लेकिन हाईलाइट करने लायक 4 कैंडल है। जहां से पूरा शुरुआत हुई उस दिन 1624% वॉल्यूम राइज था 2.5 मिलियन का। उसके बाद 2 कैंडल में 200% वॉल्यूम राइज था। फिर रिसेंट थर्सडे को वाली कैंडल में 700% वॉल्यूम राइज था। फ्राइडे वाली कैंडल में 300% वॉल्यूम राइज था। तो अब यहाँ पे एक आध हफ्ते अगर कंसोलिडेट कर लेता है, क्योंकि नॉन स्टॉप 72 से चल के 87 आया है तो थका है। अगर ये 5-7-8 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके 88 का ब्रेकआउट देता है, आउटराइट में अपना पैसा लगा दूंगा 101-102 रुपए तक के लिए, लेकिन कंसोलिडेशन क्वालिटी लो वॉल्यूम पे और अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। सर एक ना नितेश सारंगी जी कह रहे हैं कि मुझे आप SDBL पे गाइड कर दीजिए। 163 पे लिया हुआ है, कला मंदिर यानी कि क्या नाम था इसका, साई सिल्क। ये मैंने 175 पे ले रखे हैं और स्टील एक्सचेंज भी इनके पास है 11 रुपए का। एवरेज करूं, होल्ड करूं या फिर एग्जिट कर दूं? व्यू शॉर्ट टर्म का ही है इनका भी। सर देखिए, स्टील एक्सचेंज तो है माइक्रो कैप में अगेन हमने डिस्कस किया कि कोई एवरेज नहीं होता है, केवल या तो टारगेट आता है या स्टॉप लॉस आता है। या तो आपको टारगेट मिलेगा 1476 का और 1840 का, या फिर आपको स्टॉप लॉस मिलेगा 9 रुपए का। दोनों में से जो मिले वो अपना एक्सेप्ट कीजिए और बाहर होइए। दूसरा आते हैं कला मंदिर पे। अगेन उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि लॉन्ग शेकआउट हुए हैं। अगर ये 170 निकालता है तो पहला टारगेट इसका 190 का बनेगा, 190-91 का। 189 का हाई फ्राइडे बना है, मंडे को 190-192 कर देगा। इस जोन में अगर टिक गया 5-7-8 दिन 10 दिन, अगर 190-95 के आसपास टिक गया तो फिर अगले लेग में बड़ी मूव बनेगी। वो तब डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट थर्सडे हम मिलेंगे। तब तक 3-4 दिन की ट्रेडिंग में क्लियर हो जाएगा कि टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है। तो एक बार के लिए है तो होल्ड करना चाहिए। दूसरा STBL 153 के नीचे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस कट के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का पैटर्न खत्म हो चुका है। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 137 भी पूरा हो चुका है। अब अगर 137 टूटता है तो 116 तक आएगा। जो इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन है वहां से आपको 200 सवा 200 के प्राइजेस मिलेंगे। ट्रेडर के लिए अभी फिलहाल स्टॉक खत्म हो चुका है जब से 153 के नीचे क्लोज किया है। तो अब तो ये इन्वेस्टर ही हैं सर, इनके भाव से और इनके जो 137 भी आप बोल रहे हैं एक्यूमुलेशन का जोन आ गया, ये तो अब तो इन्वेस्टर ही मान लें इनको, पोस्ट ही सही। सर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे, क्योंकि पूरे सेंटेंस के एंड में लिखा ही है शॉर्ट टर्म। अब ये फोर्सफुल इन्वेस्टर बन गए हैं STBL में। फोर्स्ड इन्वेस्टर, वही मैंने कहा, थे तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर, लेकिन फोर्स्ड इन्वेस्टर बन गए अभी। फोर्स इन्वेस्टर वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता सर मार्केट को। आपको मेरे को भले समझ में आए, मार्केट को नहीं समझ में आता है। क्योंकि अगर आप ट्रेडर हैं तो वो आपको स्टॉप लॉस या टारगेट एक चीज देता है, इन्वेस्टर हैं तो वो वेल्थ क्रिएट करके देता है। ये फोर्सफुल जो इन्वेस्टर है ना, ये जनरली बाइंग क्लाइमेक्स वाले होते हैं। ये 8-10 साल अपना शेयर रखे रहते हैं और वो नहीं चलता है। जिसमें STL टेक, HEG और ग्रेफाइट, ये तो बिल्कुल रटे हुए नाम है। क्योंकि HEG का चार्ट में हर सैटरडे कम से कम 5 मिनट निहारता हूँ, तो मेरे को हमेशा याद रहता है कि बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक से क्यों दूर रहना है।
आपके और वैसे जिंदगी में भी सर, अपने प्रोफेशन में भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हम नहीं सोचते हैं वो जरूर हमारे सामने आती है, और हमारे प्रोफेशन में सर यही एक चीज़ है जो हम नहीं देखना चाहते, ये जो फोर्स्ड इन्वेस्टर्स वाला इसको मामला वनडे है। की जगह मैक्स कर लीजिए सर, आपको दिख जाएगा वनडे जो चार्ट है HCG का, इसको मैक्स कर लीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं लेना चाहिए बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक को। ठीक है, आप इसका मैक्स कर दीजिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी नरेंद्र भाई हैं पीछे। दो सवाल आखिरी में ले रहा हूँ सर, फिर शो को वाइंड अप करेंगे, सवाल तो खत्म हो ही नहीं रहे हैं। पीडी गर्ग जी कह रहे हैं सर, आई विश टू बाय 5 स्टॉक्स फॉर 5 लाख। 5 लाख रुपए लगाने हैं सर इनको, 5 स्टॉक्स खरीदने हैं। कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग है सर इनकी, मैं सवाल ही पढ़ रहा था। ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसे स्टॉक सजेस्ट कीजिए एक्सक्लूडिंग, यानी किनको छोड़ के, अदानी ग्रुप को छोड़ के, टाटा ग्रुप को छोड़ के, जेएसडब्ल्यू ग्रुप को छोड़कर, आरआईएल को छोड़कर, आईओसी को छोड़कर, एलएनटी फाइनेंस को छोड़कर, जिनमें मैं पहले से ही निवेशित हूँ। इन्हीं में और पैसा लगा दीजिए, शांति छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके बाहर ट्रेडिंग के स्टॉक मिलते हैं, इन्वेस्टिंग के कम मिलते हैं। इसके अलावा एक बिरला ग्रुप छूट गया आपसे, उसमें अगर आपने निवेश नहीं किया है तो बिरला ग्रुप में कर सकते हैं, वहां भी ग्रासिम हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, उसमें निवेश कर सकते हैं। या फिर थोड़ा इनका जो टेक्सटाइल वाले शेयर्स, अभी जो पूरा डीलिस्टिंग और ये सारा प्रोसेस चल रहा है, इसमें वैल्यू अनलॉक पूरी तरीके से हुई नहीं है। 2-3 साल में बिरला ग्रुप, कुमार मंगलम बिरला ग्रुप में भी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, अदानी, टाटा, जेएसडब्ल्यू ग्रुप जैसे। तो एक बिरला ग्रुप आपसे छूट गया है निवेश करना, तो ये 5 लाख रुपए उसमें डाल दीजिए। मैं इस समय पे अगर खरीदना चाहूंगा तो मैं केवल सीमेंट खरीदना चाहूंगा, अल्ट्राटेक, ग्रासिम दोनों उनके हैं। ठीक है, परफेक्ट है। बौद्धवन चौधरी जी कह रहे हैं, संदीप सर मेरा फेवरेट अंशुल सर बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, हीरो है शेयर मार्केट का अंशुल सर, आपसे बनारस में एक बार जरूर मिलेंगे। सर बनारस में मिल के आके मिलने की आपसे इच्छा रखते हैं ये? सर अब शनिवार भी आप लोग पकड़ के रखते हैं तो फिर कहाँ से लोगों से मिलेंगे आप? ठीक है, ओके। सिद्धार्थ नाथ जी कह रहे हैं कि लेमन ट्री पे 170 रुपए पे शेयर लिए हो। लेमन ट्री तो हम डिस्कस कर चुके हैं सर, एक सवाल और लेता हूँ। जगदीश कुमार जी का सवाल ले रहा हूँ, फिर शो को वाइंड अप करें। कह रहे हैं सर, कोचिन शिपयार्ड और मजगांव डॉक क्या करना है इन दोनों में? बाइंग क्लाइमेक्स हुआ जब ये इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद भी जब कोचिन शिपयार्ड चला था, 2060 हमारा लास्ट स्टॉप लॉस था कि इसके नीचे लॉन्ग नहीं रहना है। 2060 टूटा तो पहला टारगेट 1717 था, जिसके नीचे चल रहा है, और अगर इसके नीचे चलता रहा तो फिर 1203 तक आ सकता है। दूसरा मैस्टॉक में भी 3287 आखिरी स्टॉप लॉस था, उसके नीचे 2776 पहला टारगेट था, ये तो उससे भी नीचे चल रहा है। तो अब एक गैप छूटा हुआ है 2400 रुपए पे, तो मे भी 2400 रुपए का गैप फिल करने आएगा, वो नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो फिर 1900 तक नीचे भी आ सकता है। तो लग तो कम्प्लीटली डाउन ट्रेंडिंग ही रहा है। चलिए ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर लोगों के सवाल हो गए। एक नीरज राय जी, ललित जी, इनका सवाल बचा है, बाकी आई थिंक विवेक रेड्डी जी का सवाल है। तो कुछ एक लोगों के सवाल बचे हैं, क्योंकि बीच में कुछ कुछ ऐसे गुर भी हमने सीखे हैं ट्रेडिंग के, एवरेजिंग के, जिसमें थोड़ा सा समय चला गया, तो माफ़ी चाहते हैं। मेरी कोशिश थी कि सबके सवाल ले लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि सवाल आते बहुत भारी मात्रा में है। बहुत धन्यवाद सर, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा सवाल जवाब का। जितने भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, वैसे आप डिस्क्लोजर देते रहते हैं। कोई ऐसा स्टॉक, कोई डिस्क्लेमर? तो टाटा टेक, अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, बाकी जितने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं कहीं ना कहीं किसी क्लाइंट के पास होंगे जरूर, 70 से 80 हजार एक्टिव ट्रेडेड क्लाइंट हैं हमारे पास, तो किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ तो होगा ही, बट मेरा पर्सनल इंटरेस्ट केवल इन 2 स्टॉक्स में है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। आज सैटरडे के दिन भी आप ऑफिस आकर स्पेशली हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनकी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। चलिए, इसको हम स्टॉक्स हेल्पलाइन जो खास पेशकश है हमारी, उसको हम यहीं पर समेटते हैं। अब आपसे सोमवार की सुबह 8:30 बजे मुलाकात होगी, लेकिन वीकेंड है आपके सामने। कल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 12 बजे, एक स्पेशल इंटरव्यू एक्सक्लूसिवली नीलेश शाह साहब, जो कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी हैं, वो आपको लंबी अवधि में कैसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है, एसआईपी के इन्वेस्टिंग के जो गुण हैं, और एफआईएस की जो वापसी नहीं हो पा रही है, बेरुखी है, किन सेक्टर्स में पैसा लगाना चाहिए, इन सब पर आपके साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं कल रविवार को 24 अगस्त को 12 बजे। तो इस इंटरव्यू को देखिए और वीकेंड को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपसे 8:30 बजे सोमवार को सुबह ओपनिंग बज में। तब तक के लिए नमस्कार।